वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। एंड आज की क्लास में हम ग्रीक एंड लैटिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैनल इंग्लिश जोन पे। अभी न्यू व्यूअर्स हैं, आप सभी नए लोग हैं जो आप वॉच आउट कर रहे हो यहाँ पे इस चैनल को, इस वीडियो को। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही साथ आप सभी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है लैटिन एंड ग्रीक क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर इन सबसे मिलेंगे। आपको बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज ऑफन कंसीडर्ड द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस की बात हो रही है, तो उसमें आपको बताना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फादर किसे बोला जाता है, कंसीडर किसे किया जाता है, आपको ये बताना है। सोक्रेट्स, होमर, एरिस्टोटल, प्लेटो। चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को हम टिक करेंगे। यहाँ पे हम एरिस्टोटल की बात करेंगे। ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा सी करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे विच लैटिन पोएट इज नोन फॉर हिज वर्क Ars Poetica, a treatise on the art of poetry. A treatise on the art of poetry, ये है Ars Poetica नेम का वर्क है। आपको बताना है कि ये किस लैटिन पोएट का वर्क है, किस लैटिन पोएट ने इसको लिखा हुआ है। वर्जिल, ओविड, होरेस या सिसेरो। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी टिक करेंगे। दैट इज द आंसर नंबर सी, दैट इज होरेस। होरेस का वर्क है आर्स पोएटिका। ठीक है, इसके ये जो है ये पोएट्री पे बेस्ड ऑन वर्क है। और यहाँ पे इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इसको जो दिया जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे पोयम्स है, इसमें होरेस ने इसको लिखा हुआ है। और ये अकॉर्डिंग आपके मतलब ये अप्रॉक्स 19 बीसी के आसपास ये लिखा गया है। ये कविताओं का जो संग्रह है एक तरीके से, आर्ट्स पोएटिका जिसको नेम दिया गया है। कविता की कला इसको बोला जाता है। जो इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें आर्ट ऑफ पोएट्री इसको बोलते हैं, हिंदी में कविता की कला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर थर्ड वी हैव द क्वेश्चन व्हाट टर्म डेराइव्ड फ्रॉम एरिस्टोटल्स पोएटिक्स refers to the emotional release and cleansing experienced by the ऑडियंस इन रिस्पॉन्स टू अ ट्रेजेडी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछ लिया गया है, थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे पूछा है, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी इससे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करते हो, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से जानते हो। एंड अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है कि ये ऑडियंस के ट्रेजेडी के रिस्पॉन्स में जो ऑडियंस फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, इमोशनल रिलीज और क्लींजिंग, ये क्या बोला जाता है। इसको ये टर्म जो है इसको क्या डेराइव किया है एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में, तो इसको बोला क्या जाता है। ह्यूब्रिस, एनाग्नोसिस, कैथारसिस या डियोक्स एक्स मशीन। ऑप्शन सी कैथारसिस इसको बोलते हैं हम। प्रॉपर प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन जिसको हम बोलते हैं, सिंपली अगर हम इसको इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेट, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर होता है। कैथारसिस का मतलब होता है जो कि इमोशनल रिलीज, एक तरीके का जो इमोशनल, जब आपका ट्रेजेडी में जब कोई इमोशनल एक तरीके से बात होती है, इमोशनल कोई इमोशनल फीलिंग को अपने रिलीज करता है, तो वहां पे है क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा। नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का सोल क्या है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन या स्पेक्टेकल। ये इजी क्वेश्चन है, हम अरिस्टोटल के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अरिस्टोटल का जो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी के लिए है कि ड्रामा किस तरीके से लिखा जाता है, स्पेशली जो ड्रामा में ट्रेजेडी किस तरीके से लिखी जाती है, ट्रेजिक प्ले अगर की हम बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो अरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में बताया हुआ है। यहाँ पे सेम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा ये है। पूछा जा रहा है कि अरिस्टोटल ने सोल ऑफ ट्रेजेडी किसको बोला है। जो एक जो इसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी, जो एक दुखांत नाटक होता है, उसका जो सोल आत्मा होती है वो क्या है। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन या स्पेक्टेकल। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, दैट इज प्लॉट। सेकंड नंबर पे हमारा कैरेक्टर आता है। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड सोल ऑफ ट्रेजेडी की अगर हम बात करते हैं, विच कम सेकंड इन ट्रेजेडी, दैट इज कैरेक्टर। द फर्स्ट इज प्लॉट, मतलब आपका क्या है, जो स्टोरी लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये बताया है एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में। नंबर
फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रिएड ऑफ बेड्स या चेयर्स इज अ कॉन्सेप्ट बाय। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया हुआ है, ये आपको बताना है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट वाज गिवन बाय प्लेटो इन हिज वर्क रिपब्लिक। इन्होंने ये बोला है, ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जो दैट इज अगेंस्ट द सोक्रेट्स, सोक्रेट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में है कि जो इमिटेशन होता है आर्ट का वो किस तरीके से लॉजिकल होता है। और ये बात इन्होंने अपने इस वर्क में दिया है, जिसको हम ट्रिएड ऑफ बेड्स या चेयर्स के कॉन्सेप्ट के नेम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, हु इज द रोमन पोएट नोन फॉर हिज एपिक पोएम मेटामॉर्फोसिस व्हिच contains numerous mythological narratives and has been a source of inspiration for later literature and criticism। मेटामॉर्फोसिस के आपको ऑथर का नेम बताना है। ये एपिक पोएम है, रोमन पोएट कौन से हैं जिन्होंने ये वर्क लिखा हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं, होरेस एंड सेनेका, ओविड या ल्यूक्रिटियस। आंसर इसका है ऑप्शन सी, ओविड रोमन पोएट हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है एपिक पोएम जो कि है मेटामॉर्फोसिस। और ये एक तरीके का नैरेटिव पोएम है, लैटिन नैरेटिव पोएम। इट हैज 15 नंबर ऑफ बुक्स। ओके, ये एपिक पोएम में कितनी बुक्स है, 15 नंबर ऑफ बुक्स में ये डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, हु सेड पोएट्री इज मदर ऑफ ऑल लाइज। पोएट्री जो है जितनी भी मिथ्या है उसकी जननी है। ये जो कविता होती है वो सभी मिथ्या या झूठ की जननी होती है। ये किसने कहा है, सोक्रेट्स, होमर, एरिस्टोटल या प्लेटो। ऑप्शन डी ऑब्वियसली करेक्ट होगा कि प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया था कि इमिटेशन इज इम्पोर्टेंट, इमिटेशन इज इम्पोर्टेंट इन आर्ट। तो यहाँ पे वही बात उन्होंने कही है कि पोएट्री जो होती है वो झूठ के बेसिस पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे ये जो लाइंस है, ये जो कोटेशन है, ये प्लेटो ने अपने वर्क रिपब्लिक में दिया हुआ है। नंबर 8 को देखते हैं, इन एंशिएंट ग्रीक ड्रामा what term refers to the tragic flaw or error in judgment that leads to the downfall of a hero। किसी हीरो के डाउनफॉल का जो रीजन होता है उसका खुद का ट्रेजिक फ्लॉ होता है या उसके किसी जजमेंट में जो एरर होता है उस पे बेस्ड ऑन होता है और वही उसके डाउनफॉल का रीजन होता है। ये टर्म है ग्रीक ड्रामा से, ये एंशिएंट ग्रीक ड्रामा से ये टर्म लिया गया है। उस टर्म को क्या बोला जाता है, एनाग्नोरिसिस, पेरिफेचिया, हमार्शिया या ह्यूब्रिस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हमार्शिया बोलते हैं। ये होता है ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो हीरो के डाउनफॉल का रीजन होता है। ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 9, इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स व्हाट टर्म रेफर्स टू द सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट ऑकर्स इन अ ट्रेजेडी। सडन चेंज की बात होती है किसी ड्रामा में। जब पोएटिक्स में ये टर्म जो दिया है, ये बात कही है पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने, तो जब किसी चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है और फॉर्च्यून एक तरीके से रिवर्स होता है कि फ्रॉम गुड टू बैड, फ्रॉम हैप्पी टू सैड। ये जो चेंजेस होते हैं कि ट्रेजेडी में जब अकर होता है या होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ह्यूब्रिस, पेरिफेचिया, कैथारसिस, हमार्शिया। ऑप्शन बी इज द आंसर, पेरिफेचिया दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा होता है ट्रेजेडी से रिलेटेड है। जब सडन चेंज होता है किसी भी हीरो के फॉर्च्यून में एक तरीके से या स्टोरी लाइन में सडन चेंज होता है फ्रॉम गुड टू बैड, फ्रॉम हैप्पी टू सैड, तो ये हम बोलते हैं उसको पेरिफेचिया। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ यूटोपिया, द रिपब्लिक, मेटामॉर्फोसिस, ओडिपस रेक्स या आर्स पोएटिका। करेक्ट आंसर को देखते हैं कि यूटोपिया का एग्जाम्पल, यूटोपिया में मतलब क्या बोला जाता है, एंड इमेजिनरी आइडियल प्लेस, जिसको मतलब बोलते हैं हम कि एक काल्पनिक आदर्श शहर की बात करते हैं जहां पे सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, आइडियल प्लेस, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया, इसका मीनिंग जो होता है। और आपको बताना है कि सबसे अर्ली एग्जाम्पल जो है यूटोपिया का, यूटोपिया थॉमस मोर ने लिखा हुआ है, ये खुद इस टाइटल से वर्क लिखा है। बट आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है कि वर्क जो कि इमेजिनरी आइडियल प्लेस या आइडियल चीजों पे बेस्ड ऑन है बट वो काल्पनिक है कहीं ना कहीं। तो आंसर इसका देखते हैं ऑप्शन ए, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो रिपब्लिक जो वर्क है ये हमारा है प्लेटो का वर्क है। ये 375 बीसी के अराउंड ये लिखा हुआ है इन्होंने। रिपब्लिक की जो हम बात करते हैं ये यूटोपियन फिक्शन है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से
न्याय के बारे में बात करता है, एक ऐसे न्यायप्रिय इंसान के बारे में बात करता है जो बहुत ह्यूमन के बारे में बात करता है। तो इसीलिए इसको जो बोला जाता है, ये जो है एक यूटोपियन फिक्शन है, इमेजिनरी आइडियल चीजों के बारे में इसमें बात हो रही है। तो ये फर्स्ट अर्ली एग्जाम्पल है यूटोपिया टाइप फिक्शन का, दैट इज द रिपब्लिक बाय प्लेटो। नेक्स्ट नंबर है Ut pictura poesis is a Latin phrase. Literary means, इसका literal meaning क्या होता है, जो कि यहाँ पे एक लैटिन टर्म दिया गया है। आपको इसका आंसर बताना है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे देती हूँ। ऑप्शन ए है एज इज पोएट्री सो इज पेंटिंग। यूथ पिक्चरा पोइजी का जो मतलब है कि जैसा पोएट्री होती है वैसे ही पेंटिंग होती है, या है एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री, एज इज म्यूजिक सो पोएट्री, एज इज पोएट्री सो इज म्यूजिक। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो टर्म सबसे पहले हम बात करते हैं, ये किसने दिया है। दिस टर्म जो है लैटिन फ्रेज है, जो दिस लैटिन फ्रेज की बात करते हैं, ये लैटिन जो फ्रेज है गिवन बाय होरेस, ठीक है, किस में दिया है, आर्स पोएटिका में दिया है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। तो इसका जो एक मीनिंग होता है, सो इज पेंट, सो एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। जैसा पेंटिंग होता है, जैसे हम पेंट करते हैं, वैसी ही क्या होती है, पोएट्री होती है। ये इसका एक लिटरल मीनिंग हुआ है। जो हम चीजें विजुअलाइज करते हैं, जैसे ये बात कर सकते हो आप कि जो हम विजुअलाइज करते हैं वो चीज हम पोएट्री में लिखते हैं। एक तरीके से पोएट्री जो है वो क्या है, लाइक अ विजुअल आर्ट। ओके, पोएट्री इज लाइक अ विजुअल आर्ट। ये हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, होरेस ने दिया है आर्ट्स पोएटिका में। तो यूथ पिक्चरा पोइजिस का मतलब होता है एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री। नेक्स्ट नंबर 11 के बाद 12 क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ड्यूक्स एक्स मशीना। ड्यूक्स एक्स मशीना के बारे में क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। ड्यूज एक्स मशीना का पहला जो ऑप्शन यहाँ पे हम देते हैं वो है इट इज अ प्लॉट डिवाइस इन ड्रामा, लिटरेरी गॉड फ्रॉम मशीन, and it provides an artificial solution, या है Socrates used it for the first time। तो ये जो अगर बात करते हैं तो ड्यूक्स एक्स मशीना का पहले आप मीनिंग समझ लीजिए। इसका जो मीनिंग होता है वो है गॉड फ्रॉम, क्या है, गॉड फ्रॉम द मशीन। तो यहाँ पे है लिटरली गॉड फ्रॉम द मशीन, तो ये तो करेक्ट होगा। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, इट इज अ प्लॉट डिवाइस इन ड्रामा, ये करेक्ट होगा आपका। इट प्रोवाइड्स एन आर्टिफिशियल सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो टर्म है ये किसने दिया है, सोक्रेट्स ने फर्स्ट टाइम यूज करा हुआ है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को करेक्ट करेंगे। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, सोक्रेट्स हैड नॉट यूज्ड दिस फर्स्ट टाइम। तो ये ग्रीक प्लेज में यूज करा जाता था जो टर्म है, और सोक्रेट्स इसे एसोसिएट नहीं करते हैं। ये है, ये प्रोवाइड करता है एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन, और इसके साथ ही साथ ये मीनिंग जो होते हैं, लिटरल मीनिंग इसका जो है गॉड फ्रॉम मशीन, एंड इसका जो है ये प्लॉट डिवाइस है जो कि ड्रामा में यूज करा जाता है। क्लियर हुई चीजें? और जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज बने रहिए यहाँ पे, और एंड तक जरूर वॉच आउट करिए। फिर से एक बार रिवर्स करके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस स्किप हो गए हैं आपसे लेट ज्वाइन करने की वजह से, वो फिर से आप सभी फिर से वॉच आउट कर लेना। 13 क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटो सेंसर्ड पोएट्री बिकॉज ही बिलीव्ड इट। एक तरीके से सेंसर्ड किया है पोइट्री को प्लेटो ने, आपको बताना है कि वो बिलीव करते थे, क्या कॉन्सेप्ट को बिलीव करते थे। एलिमिनेट्स द ईगो, प्रमोट्स सेंसुअलिटी, डिस्टॉर्ट्स रियलिटी, यह है क्रिपल्स द इमेजिनेशन। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को करेंगे, प्रमोट सेंसुअलिटी। सेंसर्ड करा है पोइट्री को प्लेटो ने क्योंकि ये क्या करता है, प्रमोट करता है सेंसुअलिटी को, इसलिए उसको सेंसर्ड करा है। नेक्स्ट नंबर 14 वी हैव द क्वेश्चन, हु अमंग द एंशिएंट्स prescribed that poetry should both instruct and delight। एंशियंट्स में से मीन्स ग्रीक एंड एंशियंट राइटर्स में से किसने ये बताया कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री को दोनों काम करना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्ट भी करना चाहिए, आपको कुछ एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, आपको नॉलेज देना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, आपको डिलाइट भी करना चाहिए। ये मेन पर्पज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू समवन। एंड हु इज दैट पर्सन? लॉन्जाइनस, प्लेटिनस,
या है एरिस्टोटल या है होरेस। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, होरेस, जिन्होंने आर्स पोएटिका लिखा है। उन्होंने कहा है कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री जो होनी चाहिए, अगर हम पोइट्री लिख रहे होते हैं, कंपोज कर रहे हैं पोएम, तो दैट शुड बी इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट एट द सेम टाइम। Next, number 15 question है, what term often used in literary device refers to a sudden profound realization or discovery of a character in a play or a story। आपको बताना है इस टर्म को क्या बोला जाता है कि अगर एक तरीके से सडन रियलाइजेशन अगर किसी ट्रेजिक वर्क में होता है, किसी प्ले की स्टोरी में होता है, कैरेक्टर के द्वारा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, कैरेक्टर अपने आप को रीडिस्कवर करता है उस वर्क में, उस प्ले में, तो उसको क्या बोला जाता है, एनाग्नोरिसिस, हेमार्शिया, कैथारसिस, ह्यूब्रिस। तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए करेक्ट करेंगे। हमने ऑलमोस्ट सभी टर्म्स के बारे में ही बात कर ली है जो अभी तक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको ट्रेजेडी लिखते वक्त हम यूज करते हैं, वो सभी एनाग्नोसिस, कैथारसिस एंड पेरिपेटिया, हेमार्शिया, इनके बारे में हमने बात कर ली है। आगे हम नंबर 16 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 16 we have, who is the ancient Greek playwright known for his tragedies including Oedipus Rex, Antigone, which continues to be studied for their dramatic structure and themes। dramatic structure और theme के लिए ये बहुत ही फेमस playwright की plays हैं, tragedies हैं। आपको इनका ऑथर का नेम बताना है। एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट जो है, ड्रामेटिस्ट जो है, एस्किलस, सोफोक्लीज, यूरिपिडस या एरिस्टोफेन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। सोफोक्लीज का ओडिपस रेक्स बहुत ही फेमस वर्क है, एंटागोन ये बहुत ही फेमस वर्क है दोनों ही। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपने थियरी पढ़ी होगी, समझी होगी, उसी पे बेस्ड ऑन इनका ये वर्क है ओडिपस रेक्स। तो ये जो प्लेराइट है वो है हमारे सोफोक्लीज। नंबर 16 के बाद 17 क्वेश्चन को पिक करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मीडियास रेस। मीडियास रेस का जो मीनिंग है वो हमें आपको बताना है। ऑप्शंस एक तरीके से हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है इसका। ऑप्शन में इन द बिगनिंग, जो मीडियास रेस ये लाइन दी गई है, इन द बिगनिंग इसका मतलब होता है या इन द एंड, इन द मिडिल, या होता है नन ऑफ द अबव। तो ये हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन सी, इन द मिड। ओके, मीडियास रेस का क्या मतलब होता है, इन द मिडेस्ट ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के जो मिड में जो चीजें होती हैं उसको मीडियास रेस बोला जाता है। ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। एक तरीके से एक्सपोजिशन की बात होती है, जो थोड़ा सा एक चढ़ाव होता है, वहां पे हम ये बात करते हैं, जो फ्लैशबैक के बारे में बताता है। उसी बीच में, किसी चीज के बीच में, किसी पुरानी चीज के बारे में जब याद की जाती है, पास्ट इवेंट को जब याद किया जाता है, मेमोराइज किया जाता है, फ्लैशबैक में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियास रेस। एंड मीडियास रेस की बात करते हैं, ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 18 हियर। इंस्टीट्यूटो ओरेशियो इज रिटन बाय, इंस्टीट्यूटो ओरेशियो की वर्क की बात कर रहे हैं, किसने इसको लिखा हुआ है, किस राइटर ने इसको लिखा है। ग्रीक एंशिएंट राइटर में आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ऑप्शन ए है होरेस, सेनेका, ओविड, या है आपका कॉन्टिलियन। ऑप्शन डी हमारा कॉन्टिलियन है। तो इन चारों में से आपको बताना है आंसर। ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, कॉन्टिलियन इज द करेक्ट आंसर। इनका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं, मार्कस फेबियस कॉन्टिनियस है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ओरेशिया इज द वर्क बाय मार्कस फेबियस कॉन्टिलिनियस। ये एक टेक्स्ट बुक है जो कि 12 वॉल्यूम में ये बुक है, टेक्स्ट बुक है। ये रेथोरिक एक तरीके से प्रैक्टिस ऑफ रेटोरिक बाय रोमन जो ऑथर है, रेथोरिशियन कॉन्टिलियन है, उनके थ्रू है। और ये इसमें फंडामेंटल एजुकेशन और डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, डेवलपमेंट ऑफ अ ओरेटर हिमसेल्फ। तो ये वर्क जो है ये है कॉन्टिलियन, मार्कस फेबियस कॉन्टिलियस का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है। इन हिज थियरी ऑफ mimesis, Plato says that all art is mimetic by nature. Art is an imitation of our life. To argue his case, he gives the example of cloud, chair, tree या river. तो ये क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अपने इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए उन्होंने किसका बारे में बात करी है, जो चेयर के बारे में बात करी है, जो हमने वहां पे ट्रियाड ऑफ
बेड या चेयर के बारे में जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट, ये यहीं से है। अपने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इसको उसकी जो इमिटेशन है आर्ट का, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का इमिटेशन है, इसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आर्ग्यू को इन्होंने बताया है कि चेयर का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 20 we have Aristotle argued that poetry provides a oblique and of intense emotions dash outlet for the release, safe, dangerous, certain या unreliable। ये है ऑप्शन ए, सेफ आउटलेट ऑफ द रिलीज। पोएट्री को क्या किया है, पोएट्री जो प्रोवाइड करता है इंटेंस इमोशन को प्रोवाइड करता है, सेफ आउटलेट फॉर द रिलीज। नंबर 21 इन एरिस्टोटल्स 6 elements of tragedy which of the following is not an abject of imitation? प्लेटो कैरेक्टर, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट या डिक्शन है। जो ऑब्जेक्ट है ऑफ इमिटेशन का वो कौन सा नहीं है इसमें से, वो है हमारा ऑप्शन डी, डिक्शन। ओके। नंबर 22 फ्रॉक्स एंड वैस्प्स आर प्लेस बाय, किसने इस प्ले को लिखा हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है, एस्किलस। एंड ऑप्शन बी है यूरिपिडस, अरिस्टोफेन्स या है आपका ओविड। चारों में से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एरिस्टोफेन्स इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉक्स एंड, ये बात करते वैस्प की, एक फ्रॉक्स जो है एक कॉमिक प्ले है जो ग्रीक राइटर ने लिखा हुआ है। दिस इज बोथ आर दी कॉमिक प्लेस। ओके, कॉमिक प्लेस बाय एरिस्टोफेन्स। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव व्हाट डज द फ्रेज यूट पिक्चर पोएजीज फ्रॉम होरेस आर्ट ऑफ पोएट्री मीन्स। इसके बारे में हमने क्वेश्चन के बारे में बात कर ली है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। जो उट पिक्चरा पोएजीज है ये होरेस ने अपने आर्ट्स पोएटिका में दिया हुआ है, तो उसमें जो मीनिंग होता है इसका उट पिक्चरा पोएजीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। Number 24 we have of the 5 conditions of the sublime according to Longinus the most important condition is। Longinus ने sublime के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दिया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के में बात करी है, ये लिटरेरी उनका एक क्रिटिकल वर्क है सब ऑन सब्लाइम। तो यहाँ पे आपको बताना है जो 5 कंडीशंस दी है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन सी हैं। ऑप्शन है विगोरस ट्रीटमेंट ऑफ पैशन, एंड ऑप्शन बी है मेजेस्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, अ लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड, एंड है आपका अ वाइड रेंज ऑफ थॉट। ये है आपका ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें सबसे बारे में बात की है लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड। ये जो कंडीशंस हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है लॉन्जाइनस की। और इसके अगर बारे में बात करते हैं ऑन द सबलाइम, जो इनका वर्क है ऑन दी सबलाइम, तो ये जो वर्क है ये गुड एंड बैड राइटिंग के बारे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो बात करी है जिस कंडीशन के बारे में, लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस आउट ऑफ हिज 5 कंडीशंस ऑफ द सबलाइम। नंबर 24 के बाद 25 को देखते हैं। व्हाट डज सोक्रेट्स मीन व्हेन इन प्लेटोज इयन ही सेज पोएट्स आर नथिंग बट द इंटरप्रेटर ऑफ गॉड्स। तो ये आपको बताना है कि उनका मीनिंग क्या था, उनका सोक्रेट्स का मतलब क्या था जब इन्होंने ये बात करी है। द पोएट्स आर द मार्कर ऑफ दियर पोएम्स, या है द पोएट्स आर acutely aware of gods in composing their poems, या है the poets are divinely possessed with when they compose their poems, the poets first hear what God say then put that into words। तो ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से जो सोक्रेट्स का मीनिंग क्या है जब वो बात कहते हैं कि पोएट्स आर नथिंग बट द इंटरप्रेटर ऑफ गॉड। तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, पोएट्स आर डिवाइनली पोजेस्ड व्हेन दे कंपोज देयर पोएम्स। ठीक है, कि मतलब उनके अंदर एक तरीके से ये भावना आ जाती है कि जब वो पोएट्री कंपोज करते हैं तो वो उनको लगता है कि वो एक तरीके से दैवीय कृपा उनके ऊपर है। तो यहाँ पे इसके बारे में उन्होंने बात करी है। नेक्स्ट नंबर 26 वी हैव व्हाई डिड प्लेटो बैनिश द पोएट फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट मतलब रिपब्लिक एक आइडियल स्टेट है, जो हमने आपसे बात करी है कि ये एक तरीके से यूटोपियन वर्क है, यूटोपियन फिक्शन है। तो यहाँ पे
प्लेटो ने पोएट्स को बैनिश क्यों कर दिया अपने आइडियल स्टेट से, वो कॉन्सेप्ट आपको नेमेसिस के थ्रू मिल जाएगा, इमिटेशन ऑफ पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या बात की है उन्होंने कि क्यों किया है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे पोएट्री मेक्स एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट, या है पोएट्री डील्स विद फॉर्म टू द नेग्लेक्ट ऑफ द content. Yeah, the poet can never produce a completely accurate replica of the reality it seeks to represent, and moreover, the purpose of art is not to describe reality but to change it. In representing the sensual aspect of reality, the poets fail to discern the transcendent reality behind mere appearance. तो ऑप्शन डी होगा ये यहाँ पे करेक्ट, जो कि नेमेसिस की थियरी को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है यहाँ पे, कि उन्होंने क्या बताया है, इन रिप्रेजेंटिंग द सेंसुअल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी एंड द पोएट फेल्स टू डिसर्न द ट्रांसेंडेंट रियलिटी बिहाइंड मियर अपीयरेंस। रियलिटी को कहीं दूर छोड़ देते हैं जब वो सेंसुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं उसके, तो उसको इमिटेट करते हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियलिटी ज्यादा होती है। एंड दैट्स वाई अपने वर्क रिपब्लिक में अपने आइडियल स्टेट से प्लेटो ने पोएट्स को बैनिश कर रखा है। नंबर 27 की बात करते हैं। द वर्ड कैथेसिस सिग्निफाइज प्योर पॉन्टिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, परगेशन या पब्लिकेशन। तो ऑप्शन सी होगा, परगेशन ऑफ इमोशंस या प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस ये बोलते हैं, तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे 27 में। अगला क्वेश्चन है 28, लैटिन एंड ग्रीक लिटरेचर से रिलेटेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में। जो लोग अभी लेट ज्वाइन करे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन थी, और प्लीज स्टार्टिंग के क्लासेस, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं अभी तक हमने जो डिस्कस कर रखा है इस क्लास में, वो जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा इसको एक बार वीडियो एंड होने पे। नंबर 28 की बात करते हैं। हु इज द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक हु सेड दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी? यस, प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, होरेस। बिना डाउट के आप ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, क्योंकि प्लेटो ने बात की है कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियलिटी पे ज्यादा पोएट्स फोकस करते हैं रादर देन रियलिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी इज अ कॉन्सेप्ट, इज द quotation that was given by Plato. Number 29 we have, according to Longinus, the sublime has the following features except. Longinus ने के अकॉर्डिंग sublime जो है वो इसके अंदर जो फीचर्स है वो उसमें से कौन सा नहीं है इसमें बताना है, बाकी सभी फीचर्स हैं बट एक इसमें से होगा, दैट इज नॉट वन ऑफ द थिंग दैट सूट्स द sublime. It is the essence of all great poetry and oratory. It is interested in sensual, in usual rhetorical goal of persuasion. Option C है, it valorizes a special use of language, या है it is matter of reader's response. Option B correct होगा, it is interested in usual rhetoric goal of persuasion. This is not the feature of the sublime according to Longinus. Number 30, the issue of privileging speech over writing was taken up for discussion in Plato's Ion, Republic Book 3rd, Republic Book 10th, या है फेडरस। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। जो प्रिविलेजिंग जो इश्यू के बारे में बात की है, प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर राइटिंग, ये जो डिस्कशन है ये फेडरस में प्लेटो ने बात की है, जहाँ पे ये तरीके से ये बुक है जो कि फेडरस के नेम से है, बुक द फेडरस, और इसको प्लेटो ने लिखा है, जिसमें डायलॉग है। इसमें क्या है इसका मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। दिस इज अ डायलॉग, किसके बीच में है? बिटवीन सोक्रेट एंड प्लेटो। प्लेटो और सोक्रेट्स के बीच का जो एक तरीके से बात डायलॉग है, उसमें ये एक संवाद है, उसमें इन्होंने अपनी बात को बोला है कि प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर देन राइटिंग वाज टेकन अप फॉर डिस्कशन इन प्लेटोज फेडरस। क्योंकि डिस्कशन की बात हो रही है तो डायलॉग्स के माध्यम से ये डिस्कशन हो रहा है सोक्रेट्स एंड प्लेटो के बीच में, तो ऑप्शन हम डी को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नंबर 31, इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स वी रीड that it is the imitation of an action that is complete and whole and of a certain magnitude, having a beginning, a middle and the end. What is it? Obviously we have the definition of tragedy, तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। ये डेफिनेशन किसने दिया है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। सबसे पहले उन्होंने बताया है ट्रेजेडी के
को डिफाइन किया है कि क्या होता है। इमिटेशन ऑफ एक्शन है जो कि सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, होल होता है और एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का होता है कि मतलब बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता है और इसकी प्रॉपर एक बिगिनिंग होती है। इसमें मिडल होता है कि स्टोरी लाइन जो होती है वो एक्सपोजिशन में जाती है, फिर उसका जो होता है रेजोल्यूशन होता है, एंड में एंडिंग होती है और ये सब इसके पार्ट है जो कि ट्रेजेडी को मैंने डिफाइन किया हुआ है। इससे रिलेटेड पूरा क्लास लिया है। अरिस्टोटल की ट्रेजेडी को क्या कॉन्सेप्ट है उनका, उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास को यहाँ पे अवेलेबल करा है। तो इसका जो क्लास है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए क्या क्लास है वो। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन है जो कि एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में दी है। नंबर 32, which one of the following of Plato's belief acts was Shelley countering by saying that poets are the acknowledged legislator of mankind? ये कौन सा है बिलीफ जो एक्ट है उसको काउंटर करते हुए सेले ने जो कोटेशन दिया है पोएट्स के बारे में, वो किस थियरी को एक तरीके से काउंटर करते हुए बताया है? बैनिशमेंट ऑफ फ्रॉम द रिपब्लिक, या है डिस्ट्रस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ पोएट्री फॉर मैनकाइंड, प्रेफरेंसेस फॉर लेजिस्लेटर ओवर पोएट्स, या है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएट्स एज मैड मैन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है, प्रेफरेंसेस ऑफ फॉर लेजिस्लेटर ओवर पोएट्स। ये जब शेले ने डिफाइन किया हुआ है पोएट्री को और पोएट्स के बारे में बात की है अपने वर्क में, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है जो कि कहीं ना कहीं प्लेटो के को काउंटर करते हुए कॉन्सेप्ट है, उसकी प्लेटो की बिलीफ को काउंटर करते हुए, क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि पोएट्स का उनकी रिपब्लिक में कोई काम नहीं है, उसको बैनिश कर रखा है पोएट्स को। तो यहाँ पे वो बताया है कि क्यों ये बोला है कोटेशन, पोएट्स आर द एक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ मैनकाइंड। एक्नॉलेज मतलब एक तरीके से ये सर्वसम्मत लेजिस्लेटर है मैनकाइंड के। ये कोटेशन शेले ने दिया है, पीबी शेले ने पोएट्स के बारे में क्यों दिया है? क्योंकि प्लेटो जो थे वो लेजिस्लेटर को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे रादर देन पोएट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 33 है, हु व्हाट अमंग द फॉलोइंग is ruled out by Longinus as a way of achieving the sublime? रूल्ड आउट क्या किया गया है सबलाइम को अचीव करने के लिए लॉन्जाइनस के थ्रू? किस चीज को रूल्ड आउट किया है? ग्रेट थॉट्स, इमॉडरेट इमोशन, नोबल डिक्शन, या डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। इमॉडरेट इमोशन को कहीं ना कहीं इन्होंने रूल्ड आउट किया है अब सबलाइम से। ग्रेट थॉट्स, नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट्स को इन्होंने पिक किया हुआ है, एक तरीके से इसको एक डिग्निफाइड प्लेस दिया हुआ है। बट ही हैड रूल्ड आउट immoderate emotion from his while achieving sublime bile and Longinus. Number 34 we have, which of the following characters find that complete happiness is exclusive and that while you are making the choice of life you neglect to live? Lovelock in Samuel Richardson's Clarissa, या Johnson's Russell's Matthew Bramwell's in Tobias Smollett's Humphrey Clicker, या है हर्ले इन हेनरी मैकेंजीज द मैन ऑफ फीलिंग। तो ये बात की है किस कैरेक्टर के बारे में? जॉनसन रेसलस के बारे में बात की गई है। 34 के बाद 35 है, which one of the following statement is true about Aristotle poetics? एरिस्टोटल की पोएटिक्स के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कथन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सच है, ये बताना है। ऑप्शंस पे पढ़ लेती हूँ जो स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है, he asserted the value of poetry by इंट्रीगेटिंग रेटोरिक एंड इमिटेशन, जिसको नेमेसिस बोलते हैं, या है इमिटेशन नेमेसिस बोला जाता है। ऑप्शन बी है, he asserted the value of poetry by focusing on both rhetoric and imitation. He asserted, ऑप्शन सी जो है, he asserted the value of poetry by giving preference to rhetoric over imitation, या है ऑप्शन डी, he asserted the value of poetry by focusing on imitation rather than rhetoric. तो यहाँ पे ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। जब पोएटिक्स में उन्होंने लिखा है वो असर्ट करते हैं, एक तरीके से सहमत होते हैं उस चीज पे, वैल्यू देते हैं, द वैल्यू ऑफ पोएट्री बाय फोकसिंग ऑन इमिटेशन, इमिटेशन पे फोकस करते हुए, रादर देन rhetoric. Okay, option D is the answer. 36, who commented that even today the poetics continues to be studied and prescribed as textbook in schools and
कॉलेजेस फ्रॉम कैलिफोर्निया टू कैलकाटा। ये किसका कमेंट है? क्योंकि ये पोएटिक्स के बारे में कमेंट है, पोएटिक्स वर्क जो है अरिस्टोटल के बारे में एक तरीके से कमेंट है, और इस कमेंट को जस्टिफाई करता है ये कि पोएटिक्स को एक तरीके से पोएटिक्स वर्क को अरिस्टोटल के जो जस्टिफाई करता है कि बहुत मैग्नम ओपस वर्क है ये इनका, ये जो लिखा है, कॉन्सेप्ट दिया है ट्रेजेडी के बारे में इसमें पोएटिक्स में। तो ये किसने बोला है? F.L. लुकस, डॉक्टर जॉनसन, या एटकिंस, या है E.V. लुकस? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, E.V. लुकस इज द आंसर। कैलिफोर्निया से लेकर के कलकत्ता तक ये प्रेस्क्राइब्ड है टेक्स्ट बुक स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड वर्क है एरिस्टोटल का, दैट इज पोएटिक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जहां पे हमने आज बात की लैटिन एंड ग्रीक लिटरेचर के बारे में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में। एंड प्लीज डू टेल मी कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड जिन्होंने अभी क्लास करा है, ज्वाइन करा है, वो जरूर यहाँ पे इसको एक बार रिवर्स करके जरूर आप देख लीजिए। एंड इसके साथ ही साथ एरिस्टोटल की जो थियरी है अबाउट ट्रेजेडी, उसके बारे में हमने यहाँ पे आपके लिए लिंक अवेलेबल कर रखा है, ये आपका एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। प्लीज डू वॉच दिस ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी by Aristotle, given by Aristotle in a better way. Thank you for watching this.